हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पैथोफिजियोलॉजी मैराथन। सो फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम पैथोफिजियोलॉजी का है और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्विक रिवाइज करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस मैराथन सीरीज में मैं यूनिट वाइज आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाऊंगी इजी सिंपल लैंग्वेज में, एग्जाम ओरिएंटेड वे में। ठीक है, हम सभी टॉपिक्स को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ फ्लो चार्ट और डायग्राम के हेल्प से समझ लेंगे ताकि एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ पाए। तो ये वीडियो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन का काम करेगा, और जो स्टूडेंट्स अभी नहीं पढ़े हैं सही से और उसको ऐसा लग रहा है कि मे बी वो बैक लग सकता है, तो टेंशन ना लो। इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट जो भी अपलोड करूंगी वो देख लेना और एग्जाम में मस्त लिख कर आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा नंबर आप ले आ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यूनिट वाइज मैं लिख रखी हूँ। अभी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट का जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो सब। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको लिखने का पैटर्न फॉलो करना है, राइटिंग पैटर्न। ये पहले लिखोगे आप डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको बताया उसमें आप देख लो क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसका पैटर्न लिखने का क्या रहेगा। डेफिनेशन, फिर कॉज, फिर पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस और ट्रीटमेंट। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है क्वेश्चंस जो भी आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो पहला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक में से एक, वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेबल। अब क्या है भाई सेम और स्टेबल, समझते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब है मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आए, उससे इंटरनल बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का वो मेंटेन रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, तो बता दूं कि इंटरनल एनवायरनमेंट है जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ये मेंटेन होना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रोटीन डीनेचर होते हैं। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज का मेंटेन रहना जरूरी है। अगर बढ़ जाए तो डायबिटीज होता है। अगर कम हो जाए तो ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता है, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल पाती है। ब्लड का पीएच मेंटेन होना जरूरी है। अगर कम हो जाए तो एसिडोसिस होगा, अगर बढ़ जाए तो अल्कलोसिस हो जाता है। ब्लड का प्रेशर मेंटेन होना जरूरी है, बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन, कम हो जाए तो हाइपोटेंशन होता है। मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि होम्योस्टेसिस अगर सही से काम नहीं करता है तो क्या होता है, डिजीज डेवलप होते हैं। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आप डिजीज पढ़ते हो। अभी डिजीज पढ़ने से पहले प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रहा है वो समझना जरूरी है। तो यूनिट फर्स्ट में इसीलिए होम्योस्टेसिस पढ़ाया जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि होम्योस्टेसिस बिगड़ने से डिजीज डेवलप होता है। क्लियर। सो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है 70 से 110 माइक्रोग्राम पर डीएल, इससे बढ़ने से डायबिटीज होता है। पीएच 7.35 से 7.45, कम या ज्यादा होने से अल्कलोसिस और एसिडोसिस होता है। ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहना जरूरी है 120/80 mmHg, इससे ज्यादा हो तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस क्यों मेंटेन होना जरूरी है, ताकि हमारा जो हर एक सेल्स है वो सही से काम कर पाए, हमारे जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स है वो सही से एक्टिविटी शो कर पाए, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टेबल रह पाए, और हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है होम्योस्टेसिस मेंटेन होना, हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन होना। क्लियर, यहाँ तक समझ चुके हो। चलिए अब आगे समझते हैं कि जो हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बॉडी कैसे मेंटेन करता है। तो दो सिस्टम फॉलो करता है, एक तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। एग्जाम्पल से समझेंगे दोनों सिस्टम को। आगे चलते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, नाम से नेगेटिव सुनकर ये मत समझना कि ये बुरा है, बैड है, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव भी जरूरी है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, और पॉजिटिव फीडबैक भी जरूरी है इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। दोनों ही सिस्टम अलग अलग टाइम पे एक्टिवेट होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल से समझिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि एग्जांपल, नेगेटिव फीडबैक कब काम करेगा, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है।
बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, प्रोटीन डीनेचर होंगे, तो इसका मेंटेन होना जरूरी है ना। तो बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा बॉडी के अंदर, थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। ये क्या करता है, इस बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करके ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को। अब ये कौन सा प्राणी है भैया, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है, कंट्रोल सेंटर, ब्रेन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यही संभालता है हाइपोथैलेमस। इसको सिग्नल मिलता है रिसेप्टर के थ्रू कि भैया बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, इसको मेंटेन करिए। ये भाई साहब क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड को सिग्नल देते हैं, बोलते हैं कि स्वेटिंग स्टार्ट करो, पसीना निकालो। ठीक है, स्वेट ग्लैंड पसीना निकालना शुरू करता है। जब स्वेटिंग होती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ जो था वो अपने आप कम होने लगता है, और इस तरीके से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम हो रहा है, बढ़े हुए चीज को कम किया जा रहा है, इसीलिए इस सिस्टम को कह रहे हैं हम लोग क्या, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। गलत नहीं है, सही है, ये सिस्टम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हो। अब आते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है, बेबी डिलीवरी के टाइम पे, जब बेबी डिलीवरी का टाइम आता है तो क्या होता है, जो बेबी का हेड होता है वो सर्विक्स को पुश करता है। बेबी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और अपने हेड से सर्विक्स को पुश करता है। सर्विक्स क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। तो उस सर्विक्स को ये बेबी पुश करता है अपने हेड से। सर्विक्स में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये जो रिसेप्टर्स होता है ये स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, सेंस कर लेता है कुछ तो हो रहा है गड़बड़। ये रिसेप्टर क्या करता है, सिग्नल भेजता है अगेन हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट है और डिपार्टमेंट का हेड है। हाइपोथैलेमस को पता लग गया कि कुछ तो हो रहा है उधर, अपने को अब काम शुरू करना है। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। ये भी ग्लैंड, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन में होता है। वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होते ही क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटरीन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। जो यूटेरस के जो वॉल होते हैं, जो यूटेरस का एरिया होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है इसलिए है ताकि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो और बेबी आसानी से बाहर की तरफ आ पाए। अब जितना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा सर्विक्स में, उतना ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होंगे, उतना ही यूट्रीन का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अल्टीमेटली जो सर्विक्स है वो ज्यादा स्ट्रेच होंगे। जितना यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा सर्विक्स स्ट्रेच होगा, सर्विक्स स्ट्रेच होगा तो बेबी आराम से बाहर की तरफ आ पाएगा। तो ये जो सिस्टम फॉलो हो रहा है ये है आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। यहाँ पे चेंजेस को और बढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और यहाँ पे इस तरफ आप देख रहे हो नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बढ़े हुए चीजों को कम किया जा रहा है ना, चेंजेस को डिक्रीज किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सेलुलर एडेप्टेशन क्या होता है, जब भी कोई भी इंजरी, कुछ भी स्ट्रेस होता है सेल में, तो सेल अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने अंदर बदलाव लाता है, चेंजेस लाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्मॉल हार्मफुल स्टिमुलस या स्ट्रेस से सेलुलर एडेप्टेशन होता है। क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं, तो पहला हाइपरट्रॉपी, इसमें सेल अपने साइज को बढ़ाता है सर्वाइवल के लिए, अगर नहीं बढ़ाएगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हाइपरप्लेसिया दूसरा सेल एडेप्टेशन, इसमें सेल अपने नंबर को बढ़ाता है, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए करता है। एट्रोपी सेल साइज को कम करता है, अपना अपना जो सेल साइज है उसको कम करता है ताकि वो सरवाइव हो पाए। मेटाप्लेसिया, इसमें सेल का टाइप ही चेंज हो जाता है, कोई सेल प्रेजेंट था वो अपना सेल का जो टाइप है वो चेंज कर लेता है ताकि वो सरवाइव कर पाए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जब भी होगा सेल क्या करेगा, एडेप्टेशन करेगा, अपने अंदर चेंजेस लाएगा। क्यों, ताकि वो सरवाइव होगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो, और लंबे समय तक स्ट्रेस रहे तो कब तक वो बेचारा अपने अंदर चेंजेस लाकर सरवाइव करता रहेगा, सेल इंजरी हो जाएगी, है ना, सेल क्या हो जाएंगे, इंज्योर हो जाएंगे, बेचारे टूट जाएंगे।
अब इसके अंदर क्षमता नहीं है एडेप्टेशन करे और सरवाइव करे। अब ये जो इंजरी है ये तो दो तरह की होती है, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल कब? अगर स्ट्रेस कम समय के लिए टेम्पररी है तो जो सेल के अंदर इंजरी हुई है वो रिकवर हो सकता है, सेल वापस से रिकवर कर सकता है। बट अगर इंजरी ज्यादा है, सीवियर है और लंबे समय तक है, तो फिर सेल अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता, तो वो कहलाता है इरिवर्सिबल इंजरी। और इरिवर्सिबल इंजरी होती है तो सेल रिकवर नहीं कर पाता और सेल क्या हो जाता है? डेथ, मर जाता है। तो सेल एडेप्टेशन आप समझ गए हो कि स्ट्रेस में सेल अपने आप को अडेप्ट करता है, अपने आप को चेंज करता है, अपना नंबर बढ़ा के या कम करके, साइज को बढ़ा के या साइज को कम करके, या अपने सेल टाइप को ही बदल देता है ताकि वो सरवाइव कर पाए उस माहौल में। सरवाइव करने के लिए अपने अंदर वो चेंजेस लाता है। बट अगर वो माहौल इतना ज्यादा खराब है, इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड है, तो बेचारा कब तक सरवाइव करे, है ना? एक समय के बाद तो फिर वो मरना ही है उसको। वही हो रहा है यहाँ पे सेल के साथ। आई होप समझ गए हो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, सेल इंजरी। ठीक है, जब तक कोशिश किया बेचारा सरवाइव करने की, अपने आप को बदला और सरवाइव किया, बट एक समय के बाद अब सरवाइव नहीं कर पा रहा है, सेल इंजरी हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है सेल इंजरी, वो समझते हैं। Cell injury is a state in which cell is unable to maintain normal homeostasis। जो सेल का जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल स्टेमुलाई। क्योंकि हार्मफुल स्टेमुलाई जो है, जो प्रॉब्लम है वहां पे हार्मफुल, उसके कारण जो सेल का नॉर्मल होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, वो सेल उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, प्लस अगर उसमें कोई हार्मफुल स्टेमुलस आ जाए तो क्या होगा, उस सेल की क्या हो जाएगी? सेल इंज्यूरी हो जाएगी। अगर इंज्यूरी माइल्ड है, जैसा कि मैंने बताया, तो सेल रिकवर कर सकता है। इंज्यूरी अगर माइल्ड है तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल इंज्यूरी, सेल यहाँ पे रिकवर कर सकता है। बट अगर इंज्यूरी सीवियर और लंबे समय तक हो तो फिर सेल रिकवर नहीं कर पाता, उस इंज्यूरी को कहते हैं इरिवर्सिबल इंज्यूरी। और इरिवर्सिबल इंज्यूरी में सेल ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर हम कॉज की बात करें कि क्या क्या ऐसा हार्मफुल हार्मफुल स्टेमुलस है जिससे कि सेल इंजरी कॉज होता है, तो पहला है हाइपोक्सिया। मतलब कि ऑक्सीजन लेवल का डिक्रीज होना, कम होना। ऑक्सीजन लेवल सेल तक सही से नहीं पहुंच पा रहा है तो सेल सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक, केमिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, अल्कोहल हो गया, है ना, हैवी मेटल्स हो गए, कुछ कोई हार्मफुल ड्रग्स हो गया। तो ये जो केमिकल एजेंट्स है उससे सेल को नुकसान होता है। ठीक है, इन्फेक्टियस एजेंट बैक्टीरियल हो सकता है, कोई वायरल हो सकता है, कोई फंगल हो सकता है, कोई पैरासाइट्स हो सकते हैं। इसके वजह से अगर सेल में हार्मफुल स्टेमुलस हो, अगर सेल की इंजरी हो, तो ये हो गया आपका इन्फेक्टियस एजेंट्स। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, अगर खाना पीना सही से नहीं खाते हैं, माल न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर कम है, डिफिशियंसी है, विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उससे भी क्या होता है? सेल इंजरी। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, कभी कभी सेल इंजरी जेनेटिक्स भी होती है, वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन इंजरी आ जाती है। तो ये एक कारण हो गया जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, जिसमें पहले से ही बच्चे के अंदर डिफेक्ट है जीन्स में, तो फिर उसका प्रोटीन नहीं बन पा रहा है ना? कोई डिफेक्ट, सेल्स बहुत गंदे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कोई ट्यूमर कॉज हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो गया वो। मतलब कि ये जीन्स पहले से ही उसमें डिफॉर्म जीन्स प्रेजेंट है, तो उसके वजह से भी सेल इंजरी होती है। फिर आता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। इम्यून जो रिएक्शन होता है वो अगर बहुत ज्यादा है तो उससे भी डैमेज कॉज होता है, सेल डैमेज होते हैं। सो सेल इंजरी समझ चुके हो यहाँ तक? सेल इंजरी समझ चुके हो, क्या कारण है वो समझ चुके हो। अब सेल इंजरी अगर हो जाए तो फिर सेल के अंदर क्या क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो एटीपी डिप्लेशन होता है, मतलब कि एटीपी कम हो जाता है, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है सही से। तो कुछ पंप होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो एटीपी के हेल्प से ही काम करता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो पंप है ये एटीपी की हेल्प से काम करता है। तो यहाँ पे पंप एटीपी कम है तो पंप क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, पंप सही से काम नहीं कर पाएगा और क्या कॉज करेगा? सेल स्वेलिंग। जब ये पंप सही से काम नहीं कर पाता है तो सोडियम और वाटर
सेल के अंदर जाने लगते हैं, सेल के अंदर जाने लगते हैं और सेल इससे क्या होता है, स्वेलिंग, सेल फूल जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। जब इंजरी होती है सेल में तो जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी डैमेज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही एटीपी बनता है, तो एटीपी भी कम बनेगा और रॉस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज्यादा इंटर करने लगते हैं सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम एंटर करने लगता है, जिससे कि कैल्शियम एक्टिवेट्स एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय सेल्स, वो सेल को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब इंजरी होती है तो सेल के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का लेवल बढ़ने लगता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जैसे कि एग्जांपल होता है सुपर ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, ये सब कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है। ये क्या करता है, जो आरओएस है, ये आपका मेम्ब्रेन डैमेज करता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, प्रोटीन डिसफंक्शन कर देता है, डीएनए को डैमेज करता है और अल्टीमेटली सेल को डेथ की तरफ ले जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, मेम्ब्रेन डैमेज। तो मेम्ब्रेन डैमेज में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो डैमेज होता है, सेलुलर कंटेंट लीक आउट होने लगते हैं, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, सेल के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम एंटर्ड होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं हो पाते हैं और सेल स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज। अब आते हैं क्या होता है नेक्स्ट, डीएनए का भी डैमेज होता है, प्रोटीन डैमेज होता है। तो सीवियर डीएनए डैमेज और मिसफोल्ड प्रोटीन के कारण सेल्स क्या होते हैं, डेथ की तरफ जाते हैं, जिससे कि सेल्स का क्या होता है, डेथ हो जाता है। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को हम आगे स्लाइड्स में समझेंगे, फिलहाल आपको क्या क्या समझना है, सेल इंजरी हुई, कारण समझ लिए। अब इंजरी होने से क्या क्या हुआ, एटीपी का डिप्लेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, सेल के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम लेवल, कैल्शियम बढ़ने लगता है तो वो कैल्शियम आपके सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आरओएस का लेवल बढ़ जाता है, वो आपके मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, प्रोटीन को डिसफंक्शन करता है और डीएनए को भी डैमेज करता है। मेम्ब्रेन डैमेज में क्या होता है, जो आपका सेलुलर कंटेंट है, सेल के अंदर जो भी चीजें हैं वो लॉस होने लगते हैं और कैल्शियम बहुत ज्यादा एंटर्ड होने लगता है सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन नहीं हो पाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और सेल स्वेल हो जाते हैं। डीएनए और प्रोटीन का डैमेज होने से सेल मरने लगता है, सेल एपोप्टोसिस होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सेलुलर इंजरी और सेल डेथ में क्या अंतर है वो समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के सेल सेल इंजरी होती है, एक रिवर्सेबल और एक इरिवर्सेबल। तो समझते हैं कि रिवर्सेबल में क्या होता है, ये माइल्ड होता है, यहाँ पे माइल्ड होता है, और इरिवर्सेबल में जो इंजरी है वो सीवियर होता है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेम्पररी, और यहाँ पे जो इंजरी है इरिवर्सेबल, ये लंबे समय तक होता है। रिकवरी, सेल आराम से रिकवर हो सकता है, सेल रिकवरी पॉसिबल है, बट यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एटीपी कम हो जाता है, यहाँ पे रिवर्सेबल इंजरी में एटीपी कम हो जाते हैं, बट इरिवर्सेबल में बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, बिल्कुल ही प्रोडक्शन क्या होता है, स्टॉप होने लगता है। सेल स्वेलिंग कॉमन है यहाँ पे, में प्रोग्रेस टू सीवियर डैमेज। फैटी चेंजेस, सेल के अंदर फैट का डिपोजिशन यहाँ पे कॉमन है, बट यहाँ पे हो भी सकता है, मे अकर मे नॉट। माइटोकॉन्ड्रियल माइल्ड स्वेलिंग, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया माइल्ड थोड़ा सा फूल जाता है, बट यहाँ पे क्या होता है, इरिवर्सेबल में माइटोकॉन्ड्रिया सीवियर डिस्फंक्शन डैमेज करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सीवियर डैमेज होता है। मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेम्ब्रेन टूटते ब्रेक नहीं होते हैं, इंटैक्ट रहता है, और सेलुलर कंटेंट जो भी अंदर है वो लीक आउट नहीं होता है, बट यहाँ पे मेम्ब्रेन कंप्लीटली डैमेज होने के कारण जो सेलुलर कंटेंट है वो लीक आउट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रिजर्व रहता है, सही रहता है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। यहाँ पे आउटकम क्या है कि जो सेल है वो रिकवर हो सकता है, अगर इस हार्मफुल स्टिमुलस इंजुरी को हटा दे तो सेल रिकवर हो सकता है वापस से, बट यहाँ पे सेल रिकवर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेल डेथ। अगर इरिवर्सिबल इंजरी है तो दो तरह से सेल डेथ होगा, एक नेक्रोसिस और दूसरा एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस
और एपोप्टोसिस में क्या अंतर है? बहुत बार आता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट में, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो ये जो है यूजुअली पैथोलॉजिकल होता है और ये यूजुअली फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल होता है। नेक्रोसिस में सेल फूल जाते हैं और एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ पे नेक्रोसिस जब सेल का डेथ होता है नेक्रोसिस तरीके से, तो जो मेम्ब्रेन है वो पूरा कंप्लीट रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बट यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन ब्रेक होने के कारण सेलुलर कंटेंट लीक आउट हो जाता है, सेल के बाहर बिखर जाते हैं। बट यहाँ पे जो कंटेंट है वो सेल के अंदर ही होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ है। यहाँ पे लीक आउट होने से, कंटेंट लीक आउट होने से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। इन्फ्लेमेशन होने से अदर जो सेल्स है, वहाँ की ग्रुप ऑफ सेल्स, वो भी क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वो भी अफेक्ट होते हैं। बट यहाँ पे एपोप्टोसिस सेल डेथ में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता और जो सेल्स है, आजू बाजू के जो सेल्स है, वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ वही सेल मरते हैं जिसको मरना है। मतलब कि ये जो एपोप्टोसिस है ये एक तरह से प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। यहाँ पे सोच समझ के सेल मरते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेक्रोसिस है ये अनप्रोग्राम्ड है, मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे एक मर्डर की तरह होता है, ठीक है। और जो एपोप्टोसिस है वो कह सकते हैं कि एक सुसाइड की तरह, सेल खुद से यहाँ पे अपने आप से अच्छे से खुद मर गया। लेकिन जो नेक्रोसिस है वो मर्डर की तरह हुआ है, बिल्कुल वहां के आसपास के एरिया भी अफेक्ट हुए हैं, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस हमारे बॉडी में, ब्लड में बैलेंस होना जरूरी है। अगर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, दोनों में प्रॉब्लम है। समझते हैं कैसे? तो पहला कि एसिड बेस बैलेंस होता है क्या, डेफिनेशन लिखोगे आप। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन होना जरूरी है within a narrow range so that normal cellular and enzymatic functions occur। ये लेवल में रहना जरूरी है, तभी हमारे हर एक सेल काम कर पाएंगे, हमारे जो एंजाइम्स है वो काम कर पाएंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मल ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होना चाहिए। अगर 7.35 से कम हो जाए तो क्या कॉज होगा? एसिडोसिस, ठीक है। बहुत ज्यादा एसिडिक होने से एसिडोसिस कॉज होगा। और अगर पीएच 7.45 से ज्यादा हो जाए ब्लड का पीएच, तो क्या कॉज होगा? एल्कलोसिस, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएंगे ब्लड, और क्या कॉज होगा? अल्कलोसिस, ठीक है। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, बिगड़ता है, तो क्या किस तरीके से बॉडी उसको मेंटेन करता है वो समझते हैं। तो हमारा बॉडी 3 सिस्टम फॉलो करता है और 3 सिस्टम के हेल्प से ब्लड पीएच को मेंटेन किया जाता है बॉडी के अंदर। कौन कौन सा सिस्टम है? पहला है बफर सिस्टम, तुरंत एक्शन करता है, फास्टेस्ट एक्शन शो करता है। बफर जैसे कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, जो H प्लस आयन है अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है वो उसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये भी तुरंत काम करता है। यहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। ये लंग्स क्या करता है? लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ आता है, लंग्स के हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं और जो ऑक्सीजन है वो हम लोग अंदर लेते हैं, है ना। तो अगर मान ले कि ब्लड में पीएच बढ़ा हुआ है, मतलब H प्लस आयन ज्यादा है, एसिडिक है, तो क्या होगा? लंग से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो समझ जाओ कि H प्लस भी बाहर निकलता है, ठीक है। और ब्लड का पीएच कम होता है, ठीक। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलते हैं, अंदर रहते हैं, तो उससे हाइड्रोजन आयन भी बढ़ता है और उससे ब्लड का पीएच भी बढ़ता है। सिंपल आपको याद रखना है कि जो CO2 है वो एक्ट एज अ एसिड, एसिड के जैसा काम करता है। अगर CO2 ब्लड में ज्यादा, तो मतलब कि हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा रहेगा और एसिडोसिस कॉज होगा। अगर CO2 कम है ब्लड में तो हाइड्रोजन भी कम होंगे, हाइड्रोजन आयन भी कम होंगे और आपका जो ब्लड का पीएच है वो नॉर्मल रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स की हेल्प से हम लोग बाहर की तरफ छोड़ते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। तीसरा सिस्टम क्या है, किस तरीके से बॉडी मेंटेन करता है पीएच को? किडनी की हेल्प से। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है लेकिन पावरफुल प्रोसेस है, पावरफुल है ये, ठीक है। थोड़ा स्लो है बट पावरफुल है। अब कैसे? ये
किडनी जो है ये H+ आयन को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करता है। यूरिन के थ्रू जब हम लोग टॉयलेट करते हैं तो H+ आयन हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, इससे हमारा ब्लड पीएच मेंटेन रहता है। कार्बोनेट आयन को रीअब्सॉर्ब करता है जिससे कि ब्लड का पीएच मेंटेन रहे। ठीक है, तो ब्लड पीएच को मेंटेन किया जाता है इस तरीके से, 3 तरीके से, एक बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनी सिस्टम। ये 3 तरीके से ब्लड के पीएच को मेंटेन किया जाता है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आता है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना जरूरी है बॉडी में। क्या है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्या होता है? इज द मेंटेनेंस ऑफ एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी फ्लूइड। फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना जरूरी है फॉर नॉर्मल सेलुलर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सेल सही से तभी काम कर पाएगा जब फ्लूइड, जब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बैलेंस रहे। अब हमारा क्या क्या बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है। बहुत तरह के हमारे बॉडी में अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है। इनका मेंटेन होना जरूरी है, लेवल में रहना जरूरी है। बढ़ने से या घटने से प्रॉब्लम कॉज होता है, डिजीज कॉज होती है। समझते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल से, जैसे कि मान लीजिए कि पोटेशियम है, ठीक है, ये क्या है? एक मेजर इंट्रासेल्युलर केटायन है, सेल के अंदर रहने वाला केटायन है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट्स व्हाई वी यूज हियर केटायन वर्ड्स। इंट्रासेल्युलर इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि ये सेल के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना है आपको ये लाइन, पोटेशियम इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। इसका काम है नर्व कंडक्शन के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, और हार्ट फंक्शन के लिए। अगर पोटेशियम लेवल कम हो सेल में, सेल के अंदर, तो क्या कॉज होगा? हाइपोकैलीमिया। अगर पोटेशियम लेवल ज्यादा हो सेल के अंदर तो क्या होगा? हाइपरकैलीमिया। दोनों ही कंडीशन सही नहीं है, डिसऑर्डर है एक तरह का। कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि सोडियम। तो सोडियम ये क्या है? मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन। अगेन केटायन वर्ड इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता होगा जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं उसको केटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उसको केटायंस बोलते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब कि सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर की बात कर रहे हैं। तो सोडियम सेल के बाहर ज्यादा होता है। अगर, हाँ, इसका फंक्शन समझ लेते हैं, तो ये हमारे फ्लूइड को बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है और नर्व के फंक्शन के लिए जरूरी है। सोडियम अगर कम हो सेल के बाहर तो हाइपोनाइट्रीमिया कॉज होता है। सोडियम अगर ज्यादा हो सेल के बाहर तो हाइपर नाइट्रीमिया कॉज होता है। ठीक है, तो इसका मेंटेन होना भी जरूरी है। अब जैसे कैल्शियम, कैल्शियम बोन्स के लिए जरूरी है, मसल्स के लिए जरूरी है, नर्व्स के लिए जरूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है कैल्शियम का होना। ठीक है, तो कैल्शियम लेवल भी मेंटेन होना जरूरी है। अगर कैल्शियम कम हो तो हाइपोकैल्सीमिया, अगर कैल्शियम कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो क्या कॉज होता है? हाइपर कैल्सीमिया। तो ये आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाना है। एग्जाम में भी आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर पूछता है तो पहले लिखो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्या होता है, कितने तरह के इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल दे दो। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है एक तरह का, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। देखते हैं कैसे करता है प्रोटेक्ट। तो इन्फ्लामेशन इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग vascularized tissue to injury or infection that helps eliminate the harmful stimulus and initiate tissue repair. इन्फ्लामेशन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। जो डैमेज सेल है, डेब्रीज है या हार्मफुल कोई बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको एलिमिनेट करता है और बिगड़े हुए डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन होने का कुछ कारण जैसा कि इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो इन्फ्लामेशन कॉज होता है। इन्फ्लामेशन होता है इसलिए है ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाए, टिश्यू को वापस से रिपेयर किया जाए। अगर कोई हीट, कोल्ड, रेडिएशन या ट्रॉमा के कारण इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में
केमिकल एजेंट्स के कारण हो सकता है इन्फ्लेमेशन, टिश्यू नेक्रोसिस, फॉरेन बॉडीज या इम्यून रिएक्शन के कारण हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। इन्फ्लेमेशन गलत नहीं है, जरूरी है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बट इन्फ्लेमेशन कंट्रोल्ड होना चाहिए। कंट्रोल्ड बैलेंस होना जरूरी है। अगर इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक और जरूरत से ज्यादा हो तो वो फर्दर टिश्यू को डैमेज करता है, सेल को डैमेज करता है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन हो बट कंट्रोल तरीके से होना जरूरी है। ओके, सो एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ बताऊं कि इन्फ्लेमेशन जरूरी क्यों है। तो ये हमारे हार्मफुल स्टिमुलस को रिमूव करता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन है, कोई केमिकल एजेंट्स है, कोई फिजिकल ट्रॉमा या कुछ भी है, तो उस स्टिमुलस को रिमूव करता है। डेड सेल्स और डैमेज सेल को रिमूव करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है, एंटर्ड हुआ है बॉडी में, तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इम्यून सेल्स को साइट तक पहुंचाता है। इन्फ्लेमेशन जब होता है तो इम्यून सेल्स वहां पे पहुंचते हैं, जो कि फर्दर टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है और टिश्यू रिपेयर को शुरू करता है। अभी इन्फ्लेमेशन के दो टाइप होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, एक्यूट बोले तो तुरंत होता है, जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आपके शरीर के किसी भी पार्ट में तो तुरंत यहाँ पे ऑनसेट होगा इन्फ्लेमेशन का, उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लंबे समय तक नहीं होता, शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है इसका। यहाँ पे एक याद रखना है, न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल इन जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां तक पहुंचता है, मतलब कि साइट पे पहुंचता है जहाँ पे भी प्रॉब्लम कॉज हुआ है, उस साइट पे ये न्यूट्रोफाइल्स पहुंचते हैं। और अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसको निगल लेता है, फेगोसाइट कर लेता है। ठीक है, कोई सेल्स डैमेज है या डेब्रीज प्रेजेंट है तो उसको फेगोसाइट के हेल्प से निगल लेता है और वहां पे सफाई करता है, क्लीन करता है। ठीक है, WBC न्यूट्रोफाइल्स ये कहाँ पे पहुंचते हैं, इन्फ्लेमेशन साइट पे पहुंचते हैं, और ये तभी पहुंचते हैं जब इन्फ्लेमेशन कैसा हो, एक्यूट हो। ठीक है, फिर आते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। ये इन्फ्लेमेशन स्लोली होता है, प्रोलॉन्ग लंबे समय तक रहता है। इस इन्फ्लेमेशन के दौरान माइक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, जो कि अगेन WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है ये भी, ये लार्ज व्हाइट ब्लड सेल्स है, माइक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, ये वहां पे इन प्रॉब्लम साइट पे पहुंचते हैं। इन्फेक्शन अगर है कहीं पे तो वहां पे वो पहुंचते हैं। पहले पहुंचता कौन है, न्यूट्रोफाइल्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निगलने का काम करते हैं। बाद में पहुंचते हैं मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, ये भी वहां पे सफाई करते हैं, जो डेड सेल्स है, डैमेज है टिश्यू वगैरह, उसको वहां पे क्लीन करता है और टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, दो तरह के इन्फ्लेमेशन होते हैं। इन्फ्लेमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, लेकिन कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा इन्फ्लेमेशन और लंबे समय तक रहेगा तो वो फर्दर हमारे टिश्यू को डैमेज कॉज करेगा। न्यूट्रोफाइल्स का रिस्पॉन्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब होता है तुरंत वहां पे एक्शन साइट पे पहुंचता है, वहां पहुंचकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। और माइक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स वगैरह बाद में वहां पे पहुंचते हैं, फिर ये क्लीन अप करते हैं वहां के एरिया को, जो भी डेड सेल्स है, डिब्रीज है, उसको क्लीन करता है। ठीक है, और फिर सेल को रिपेयर के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ओके, सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में अब समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेशन। इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेमेशन जब भी आएगा एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करना है पूरा पार्ट बाय पार्ट, इन्फ्लेमेशन होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, और फिर पैथोफिजियोलॉजी। तो समझते हैं इसमें क्या हो रहा है, इंजरी या फिर इन्फेक्शन के कारण हमारा जो हार्मफुल स्टिमुलस है उसके कारण बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है और रिलीज होता है इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स, जैसे कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस। ये इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं, ये हमारे सेल्स के थ्रू रिलीज होता है। ठीक है, कब, जब इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे हाथ में चोट लगी, मुझे यहाँ पे चोट लगी, तो यहाँ पे चोट लगते ही वहाँ का जो एरिया है वो डैमेज होता है, तो वहाँ पे हार्मफुल स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करती है बॉडी, और वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जब रिलीज होता है तो क्या होता है, वेसोडाइलेशन और वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। वेसोडाइलेशन मतलब कि ब्लड वेसल्स का फूल जाना, वो ब्लड वेसल्स होते हैं डायलेट,
और वस्कुलर परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है, मतलब कि फ्लूइड और प्रोटीन टिश्यू के अंदर आते हैं, ठीक है, जिससे कि ब्लड फ्लो होता है, फ्लूइड लीकेज होता है और रेडनेस और हीट और स्वेलिंग कॉज होती है। रेडनेस का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, वहाँ का एरिया गर्म हो जाता है, आपको गर्म सा फील होगा, जहाँ पे भी चोट लगती है वहाँ का एरिया गर्म हो जाता है, फूल जाते हैं, रेड हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है नेक्स्ट, इतना होने के बाद जब सेल स्वेल हो जाते हैं तो फिर वहां पे WBC का रिक्रूटमेंट होता है, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स पहुंचते हैं वहां पे, जैसे कि न्यूट्रोफाइल्स पहुंचता है स्पेशली एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान, ठीक है। वहां पे इंजुरी साइट पर पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद जो भी हार्मफुल स्टेमुलाई है, हार्मफुल मटेरियल है, उसको वो निगल लेता है, रिमूव करता है, सफाई करता है, ठीक है। फाइनली इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू का रिपेयर स्टार्ट होता है। बट अगर इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक हो तो वो फर्दर टिश्यू को डैमेज करेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हो। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुंड हीलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। वुंड हीलिंग का मतलब है जब आप, हमारी जो बॉडी होती है इंजरी के बाद जब बॉडी अपने आप ही टिश्यू को रिपेयर करे, रिस्टोर करे, उसको कहते हैं वुंड हीलिंग। ये प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर अपने आप ही होता है जब भी इंजरी होती है उसके बाद। जैसे कि आप डेफिनेशन देखो कि वुंड हीलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच बॉडी रिस्टोर्ड डैमेज टिश्यू आफ्टर इंजरी। इंजरी के बाद डैमेज टिश्यू को रिस्टोर किया जाता है, अपने आप ही ये बॉडी के अंदर होती है। उसके बाद इसका जो एम है वो क्या है, मेन एम, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना, वुंड को क्लीन करना, घाव को साफ करना, घाव को भरना, फील डिफेक्ट और टिश्यू को रिस्टोर करना, रिपेयर करना। वुंड हीलिंग के 4 फेज है, कौन कौन से, होम्योस्टेसिस, मान लीजिए कोई कट लग जाए और ब्लीडिंग होने लगे तो होम्योस्टेसिस प्रोसेस पहला प्रोसेस है जिसके हेल्प से ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है। ये हमारे बॉडी में अपने आप ही होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होती है और जिससे कि ब्लीडिंग क्या होती है, अपने आप स्टॉप हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट फेज में इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे भी इंजुरी हुई है वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं वहां पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी इसके पहले वाले स्लाइड्स में, न्यूट्रोफाइल्स और माइक्रोफेजेस, ये वहां पे पहुंचते हैं, प्रॉब्लम साइट पे पहुंचते हैं। वहां पे अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको वो फेगोसाइट्स कर लेता है, निगल लेता है। अगर डेड सेल्स, डेब्रीज है तो उसको भी निगल के क्लीन करता है, वहां का एरिया को क्लीन करता है, न्यूट्रोफाइल्स और मैक्रोफेजेस वगैरह, और रिस्टोर्ड में हेल्प करते हैं, ब्लड वहाँ के जो टिश्यू है उसको रिस्टोर करता है। नेक्स्ट, प्रोलिफरेशन, इस फेज में ग्रेनुलेशन होता है। ग्रेनुलेशन में क्या होता है, फिल दी वुंड, घाव भरते हैं। एंजियोजेनेसिस का मतलब न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। कोलेजन, नए कोलेजन्स बनते हैं। और एपिथेलाइजेशन, एपिथेलियल सेल्स बनते हैं जो कि कवर, वुंड को कवर करता है, जो घाव है उसको कवर करता है। और फिर होता है लास्ट फाइनल फेज जो कि है रीमॉडलिंग फेज। यहाँ पे कोलेजन्स जो बने हुए हैं वो मैच्योर होते हैं और जो टिश्यू बनता है, न्यू टिश्यू जो रिपेयर हुए हैं, उसको ताकत मिलती है, मतलब स्ट्रांग होते हैं। और इस तरीके से घाव को ठीक किया जाता है, वुंड को हील किया जाता है। और ये प्रोसेस हमारे बॉडी में अपने आप ही होता है इंजुरी के बाद। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 में वो मैं पार्ट 1 में आप लोगों को बता चुकी हूँ। पार्ट 2 में हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे और अगर कर पाए तो यूनिट 3 को भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे।